सब्सक्राइब कीजिए टीचर एजुकेशन चैनल को और साथ ही दबाइए बेल आइकन को एजुकेशन संबंधित वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। शिक्षार्थियों नमस्कार। आज हम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के क्रमिक विकास एवं प्राथमिक शिक्षा के लिए इसके क्या निहितार्थ हैं को जानने एवं समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला प्रश्न जब राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के संदर्भ में उठता है वह यह उठता है कि आखिर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है क्या। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 अर्थात नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 भारत में विद्यालयी शिक्षा की पाठ्यचर्या का निर्धारण एवं क्रियान्वयन करने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद NCERT द्वारा प्रोफेसर यशपाल, जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, की अध्यक्षता में तैयार किया गया एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह दस्तावेज प्रोफेसर यशपाल द्वारा 1993 में प्रस्तुत रिपोर्ट शिक्षा बिना बोझ के की रोशनी में विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 की समीक्षा करने की आवश्यकता के संदर्भ में तैयार किया गया था। भारत में समय समय पर शिक्षा तंत्र को मजबूती देने और दुनिया भर में हो रहे परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए वैश्विक मंच पर अपनी दृढ़ स्थिति से परिचित कराने के लिए शिक्षा के विद्वानों द्वारा विभिन्न रणनीतियों का सुझाव दिया गया है। इन्हीं में से एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में संपूर्ण भारत में 10+2+3 की शिक्षा संरचना की घोषणा की गई, जिसे ध्यान में रखकर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर द्वारा 1975 में प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा की आधारभूत पाठ्यचर्या, जिसे कि द करिकुलम फॉर द 10-year स्कूल ऑफ फ्रेमवर्क कहा जाता है, को तैयार किया गया। यह कार्यक्रम पूरी तरह से अपना प्रभाव भी नहीं दिखा पाया था कि उससे ठीक पहले 1986 में ही नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो गई। अब अगला प्रश्न यह उठता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की किन अनुशंसाओं से बल मिला है। तो इसको समझने के प्रयास में हम यह देखते हैं कि 1986 में जब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई तो इसमें 10+2+3 शिक्षा संरचना की अनिवार्यता कर दी गई। इसी बीच राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT द्वारा बनाए गए प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा की आधारभूत पाठ्यचर्या के गुण दोष भी उजागर हो चुके थे। ऐसे में NCERT, जिसे कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद भी कहा जाता है, ने समय की मांग और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की घोषणाओं और अनुशंसाओं को ध्यान में रखकर सन 1988 में प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या तैयार की। इस पाठ्यचर्या की अनुपालना के लिए राज्यों की सरकारों को अपने तरीके से कार्यक्रमों के निर्माण एवं क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसी कारण से यह कार्य योजना 1992 की महत्ता समझ में आती है, जिसे प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 भी कहा जाता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के निर्माण में कार्य योजना 1992 अर्थात प्लान ऑफ एक्शन 1992 का क्या महत्व समझ में आता है। यह यदि देखें तो हम यह ठीक तरीके से समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में एक घोषणा यह भी की गई थी कि प्रत्येक 5 वर्ष के बाद किसी भी स्तर के पाठ्यक्रम का पुनर्निरीक्षण किया जाएगा और आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। इधर 1992 में केंद्र की सरकार द्वारा संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का प्रस्ताव एवं उसकी अनुपालना की घोषणा कर दी गई। इस कारण इसे संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 अथवा कार्य योजना 1992 भी कहा जाता है। अब विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ गई, क्योंकि पूर्व में लागू की गई शिक्षा नीतियों के साथ साथ कार्य योजना 1992 की अनुशंसाओं को भी ध्यान में रखना था। इसी के संदर्भ में विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 NCFSE का निर्माण भी किया गया। अब हम लोग नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के उद्भव के बारे में कुछ समझने की कोशिश करेंगे कि किन परिस्थितियों में और किन स्थितियों में इसका अभ्युदय हुआ। वर्ष 2004 में विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के 5 वर्ष पूर्ण होने से पहले ही सरकार बदल गई और सरकार बदलने के बाद एक आरोप लगा कि यह धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम किसी भी स्थिति में हमारे करिकुलम को नहीं करना चाहिए। ऐसे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने धार्मिक भावनाओं से परे रहकर नई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या तैयार करने का निर्देश दिया। जिम्मेदारी की प्रमुखता को समझते हुए तत्कालीन भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की कार्यकारिणी सभा की बैठकें 14 जुलाई से 19 जुलाई 2004 तक आयोजित की। इन आयोजित बैठकों में 21वीं सदी के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या तैयार करने का निर्णय लिया गया।
एक तरफ वर्ष 2000 के बाद से सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, जिसे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है, का प्रभाव बड़ी तेजी से बढ़ा, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 के भी 5 वर्ष पूर्ण होने वाले थे। इन दोनों कारणों की वजह से पाठ्यचर्या में संशोधन भी अपेक्षित था। अतः प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में पाठ्यचर्या की व्यापकता के लिए 21 केंद्रित समूहों, जिसे फोकस ग्रुप कहा जाता है, बनाए गए। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के अथक प्रयासों से विद्यालयी शिक्षा के सतत विकास के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का उद्भव हुआ। यह हमारे देश में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज सिद्ध हुआ, जिसके की काफी गहरे शैक्षिक निहितार्थ। अब राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के प्रमुख शैक्षिक निहितार्थ क्या है, यह जानने की, समझने की कोशिश करेंगे एक एक करके। तो जो सबसे पहला शैक्षिक निहितार्थ है वह है कि शिक्षण सूत्रों जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, आगमन विधि आदि का आवश्यकता अनुसार एवं अधिकतम उपयोग किया जाए। सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। तीसरा, पाठ्यक्रम को विशाल बनाने एवं पुस्तकों का वजन बढ़ाने के बजाय थोड़ा वास्तविक और उपयोगी ज्ञान देने के प्रयास किए जाएं। मूल्यों को उपदेश देकर थोपने के बजाय मूल्यों से परिपूर्ण वातावरण देकर ग्रहण करवाने के उपाय किए जाएं। पांचवा, बालकों को उचित तर्क एवं निर्णय निर्माण के लिए तैयार किया जाए। इसके लिए खुलकर बोलने पर पाबंदी लगाने के बजाय वाचन की स्वतंत्रता प्रदान की जाए, प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता प्रदान की जाए। छठा जो महत्वपूर्ण तत्व है वह है कि विद्यालयों एवं शिक्षकों द्वारा अभिभावकों को सख्त संदेश दिया जाए कि बच्चों को छोटी उम्र में निपुण बनाने की आकांक्षा रखना उचित नहीं है। बच्चों को कक्षा एवं विद्यालय से बाहर तनाव मुक्त वातावरण प्रदान किया जाए और इसके लिए आउटडोर खेलों, जैसे कि आउटडोर गेम्स कहा जाता है, भोजन भ्रमण जिसे पिकनिक कहते हैं, और ऐतिहासिक भ्रमण जिसे हिस्टोरिकल टूर कहते हैं, पर बच्चों को ले जाया जा सकता है। शैक्षिक गतिविधियों को करिकुलर एक्टिविटीज में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ने की व्यवस्था विद्यालयों एवं शिक्षकों के द्वारा की जाए। खेल, आनंद व सामूहिकता की भावना के लिए रिकॉर्ड बनाने व तोड़ने की भावना एवं प्रवृत्ति को विद्यालयों द्वारा कतई प्रश्रय न दिया जाए। बच्चों की अभिव्यक्ति में मातृभाषा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। शिक्षक अधिकतम परिस्थितियों में बहुभाषा का प्रयोग करे, अर्थात बहुभाषी कक्षाओं के निर्माण पर जोर दिया जाए। पाठ्य पुस्तकें जो अंतः क्रिया के अवसर प्रदान करती हैं, हमेशा श्रेष्ठ होती हैं। पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में भी सावधानी बरती जाए एवं व्यवहारिक बनाने पर ही जोर दिया जाए। दंड एवं पुरस्कारों का कक्षा कक्षों एवं विद्यालयों में सीमित रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए और बच्चों के अनुभवों एवं स्वरों को कक्षा कक्ष परिस्थितियों में प्राथमिकता प्रदान करते हुए इसे बाल केंद्रित शिक्षा प्रदान किया जाए, जिसे कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन भी कहा जाता है। शिक्षक प्रशिक्षण व विद्यार्थियों के मूल्यांकन को सतत प्रक्रिया के रूप में अपनाया जाना चाहिए। शिक्षक प्रशिक्षण और विद्यार्थियों का मूल्यांकन जो है ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए और शिक्षकों को अकादमिक संसाधन व नवाचार सामग्री आदि समय पर पहुंचाई जाए ताकि तय सीमा में पाठ्यक्रम पूर्ण किया जा सके। इन शैक्षिक निहितार्थों को प्राप्त करने के उपरांत ही हम शिक्षा के लक्ष्यों का ठीक ढंग से निर्धारण कर सकेंगे। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि शैक्षिक निहितार्थों के प्राप्त करने के उपरांत एनसीएफ 2005 जो है वो किस शिक्षा के लक्ष्य किस प्रकार के होने चाहिए, इस पर कौन सी महत्वपूर्ण बात कहता है। अर्थात जो गोल ऑफ एजुकेशन जो है वो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार क्या होना चाहिए, इस बात पे जोर देने की जो महत्वपूर्ण बातें क्या हैं इसमें, उसको जानने और समझने की कोशिश करेंगे। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य किसी बच्चे के स्कूली जीवन को उसके घर, आस पास पड़ोस के जीवन से जोड़ना है। इसके लिए बच्चों को स्कूल में अपने बाह्य अनुभवों के बारे में बात करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। उसे सुना जाना चाहिए ताकि बच्चे को लगे कि शिक्षक उसकी बात को तवज्जो दे रहा है। शिक्षा का दूसरा प्रमुख लक्ष्य है आत्मज्ञान अर्थात सेल्फ नॉलेज, यानी शिक्षा खुद को खोजने, खुद की सच्चाई को जानने की एक निरंतर प्रक्रिया बने। इसके लिए बच्चों को विभिन्न तरह के अनुभवों का अवसर देकर इस प्रक्रिया को सुगम बनाने की बात एनसीएफ में की गई है। शिक्षा के तीसरे लक्ष्य के रूप में साध्य और साधन दोनों के सही होने वाले मुद्दे पर चर्चा की गई है।
अर्थात जो लक्ष्य की प्राप्ति की जा रही है वह किस रास्ते से की जा रही है और लक्ष्य क्या है, इन दोनों की पवित्रता को ध्यान में रखा गया है। इसमें कहा गया है कि मूल्य शिक्षा अलग से न होकर पूरी शिक्षा की पूरी प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए। उसको इस तरीके से दिया जाना चाहिए ताकि वो पूरा का पूरा करिकुलम का, पूरे के पूरे पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट हो, जिसे कि अलग नहीं किया जा सके। तभी हम बच्चों के सामने सही उदाहरण प्रस्तुत कर पाने में सफल हो पाएंगे। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का है, वह है कि सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करने और जीवन जीने के अन्य तरीकों के प्रति भी सम्मान का भाव विकसित करने की बात की गई है इसमें। चूंकि भारत एक सांस्कृतिक विविधताओं वाला देश है और यदि एक संस्कृति का अनुपालना करने वाला वर्ग दूसरी संस्कृति का सम्मान नहीं करेगा तो सामाजिक ताना बाना बिगड़ने की संभावना है। इसलिए सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करना और जीवन जीने के अन्य तरीकों के प्रति भी सम्मान का भाव विकसित करने की बात की गई है।